साथियों नमस्ते। आज हम अध्याय 10 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। यानी क्लास 9 का आपको अगर संपूर्ण सिलेबस देखना हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस चैप्टर का नाम है वो है वृत्त। तो सबसे पहले हम वृत्त की परिभाषा को समझेंगे। तो देखो क्या होता है वृत्त। एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल पर स्थित एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। यानी हमें एक तल लेना है। मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड है यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक तल हो गया। ठीक है, अब इस तल पर बहुत सारे बिंदुओं का समूह है। ये मैंने बहुत सारे बिंदु ले लिए। ठीक है, इन सभी का समूह जो है वो इस तल पर एक स्थिर बिंदु, यानी एक बिंदु और है वो स्थिर है, वो कहीं भी गतिशील नहीं है, यहीं पर है, अपनी जगह पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो सारे बिंदु है वो इस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित है। निश्चित दूरी का मतलब ये हो गया जैसे मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाता हूँ तो ये जो दूरी आती है वो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने पर इसकी दूरी के क्या आती है, बराबर आती है। यानी ये सारे ही बिंदु की जो दूरी है वो इस स्थिर बिंदु के क्या है, बराबर है। ये सारी दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो आपके सारे बिंदु को हम मिलाएंगे, है ना, इन बिंदुओं के समूह को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त की परिभाषा समझ में आई आपको, क्या है कि एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक उसी तल पर स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ये सारे बिंदु क्या है, समान दूरी पर स्थित है। वो सारे बिंदुओं का जो समूह है एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो ये हो गई आपकी वृत्त की परिभाषा। अब वृत्त के अंदर ये कौन कौन से जो इसके अवयव है वो हमें समझने हैं कि एक वृत्त के अंदर जैसे हमारे शरीर में हाथ होते हैं, पैर होते हैं, कान होते हैं, है ना, तो ये सभी हमारे क्या है, अवयव है। उसी प्रकार वृत्त के अंदर ये सारी चीजें क्या है, इसके अवयव है। तो इन सभी चीजों को हम समझेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है वो है वृत्त का केंद्र। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र। अभी हमने वृत्त की परिभाषा पढ़ी है कि जब हम ये बहुत सारे बिंदुओं का समूह लेते हैं और इनको जब हम मिलाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। जब इन सभी को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। अब वृत्त का केंद्र मैंने अभी परिभाषा में क्या कहा कि एक स्थिर बिंदु होता है। यानी इस वृत्त इन बिंदुओं के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जो स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। इसी स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसी स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो वृत्त के अंदर आपकी ये स्थिर बिंदु है इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वृत्त की त्रिज्या। यानी जो हमने ये वृत्त के बिंदुओं को मिलाकर ये जो वृत्त बनाया है और ये जो इसका केंद्र है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस वृत्त पर, इस पर प्रत्येक पर क्या है, बिंदु स्थित है। तो जब इस केंद्र के बिंदु को और इस बिंदु को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इसी रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जब हम वृत्त में स्थित केंद्र, है ना, ये जो वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो रेखाखंड बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। और एक वृत्त के अंदर बहुत सारी त्रिज्याएं हम बना सकते हैं। वृत्त की बहुत सारी त्रिज्याएं हम बना सकते हैं। ठीक है, वृत्त में एक त्रिज्या नहीं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। अगला पॉइंट है परिधि। यानी जो ये हमने बहुत सारे बिंदुओं का समूह लिया है ना, जो किसका निर्माण करता है, वृत्त का निर्माण करता है। तो जब इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये जो टोटल लंबाई आती है, इस वृत्त की जो टोटल लंबाई आती है इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ा, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या और परिधि। मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगला पॉइंट है वृत्त का तल। अब इसको ठीक से समझना। देखो वृत्त का तल क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक तल बनाया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ भी मान लो एक तल है। अब मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया, ठीक है, तो क्या ये वृत्त इस तल पर स्थित है, नहीं है ना, ये वृत्त दूसरे तल पर स्थित है। अब अगर मैं इस तल के अंदर एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक है, तो जहाँ पर ये वृत्त स्थित है उस जगह को हम उस वृत्त का क्या कहेंगे, तल कहेंगे। समझ आया। जहाँ वृत्त स्थित है उसके आसपास के तल को
है ना, हम क्या कहेंगे, वृत्त का तल कहेंगे। और वृत्त का तल जो है हमेशा वृत्त को 3 भागों में बांटता है। किस में बांटता है, 3 भागों में बांटता है। सबसे पहले तो देखो, वृत्त के अंदर क्या होता है, केंद्र होता है। तो वृत्त के अंदर जो भी चीजें आपको मिलेगी, जितने भी वृत्त के अवयव मिलेंगे, उसको हम कहेंगे अभ्यंतर। यानी वृत्त के जो अंदर का भाग है उसको हम क्या कहेंगे, अभ्यंतर कहेंगे। ठीक है। वृत्त के जो बाहर का भाग है उसे हम बहिर्भाग कहेंगे। क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे। और कोई अगर वृत्त पर स्थित है, कोई अवयव, कोई बिंदु अगर वृत्त पर स्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। यानी वृत्त का जो तल है वो वृत्त को 3 भागों में बांटता है। पहला भाग तो क्या हो गया, पहला भाग हो गया अभ्यंतर। ठीक है। यानी जो वृत्त के अंदर जो भी चीज है वो अभ्यंतर होगी। दूसरी चीज है वृत्त खुद। ठीक है। ये जो वृत्त की परिधि है वो हमारा दूसरा भाग हो गया। और तीसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा भाग हमारा हो जाएगा वृत्त के बाहर वाला भाग, जिसे हम क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे। तो वृत्त का तल हमेशा वृत्त को 3 भागों में बांटता है। अगला पॉइंट है वृत्तीय क्षेत्र। अब वृत्तीय क्षेत्र मतलब जो वृत्त और जो वृत्त के अंदर है उसे हम कहेंगे वृत्तीय क्षेत्र। यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है उसे हम कहेंगे वृत्तीय क्षेत्र। अब वृत्तीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा, तो वृत्तीय क्षेत्र में एक तो वृत्त खुद आएगा, यानी ये जो परिधि है वो आएगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या आएगी, तो वृत्त के अभ्यंतर जितना भी भाग है वो सारा इसके अंदर आएगा, है ना। यानी कि अभ्यंतर वाला भाग और वृत्त खुद, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। यानी ये वाला जो भाग है, वृत्त का क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल, है ना, उसे हम कहेंगे वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र के बाद में आता है वृत्त की जीवा। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है वृत्त का केंद्र। ठीक है। इस केंद्र से स्थित जितने भी नियत दूरी पर स्थित बिंदु है वो सभी क्या किसका निर्माण करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है कि ये जो वृत्त का केंद्र है और इस परिधि पर स्थित कोई बिंदु को हम मिलाते हैं तो ये जो रेखाखंड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा वृत्त का तल। यानी ये वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसको हम कहते हैं वृत्त का तल। ये वृत्त का तल इसको 3 भागों में बांटता है। कौन कौन से भाग है, पहले अभ्यंतर, फिर वृत्त और तीसरा बहिर्भाग। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र यानी ये वृत्त का जो ये भाग है, ये क्षेत्र है, उसी को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय क्षेत्र कहेंगे। फिर है वृत्त की जीवा। अब इसको ध्यान से समझना, जो हमारा वृत्त है, ठीक है, जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, इस वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु है, ये हम जानते हैं। इस वृत्त की परिधि पर अनेक यानी कि अनंत बिंदु है। अब इसमें से मैं कोई 2 बिंदु लेता हूं, यानी एक बिंदु मैं ये ले रहा हूं और दूसरा बिंदु ये ले रहा हूं। तो इस वृत्त की परिधि पर स्थित इन 2 बिंदुओं को जब मैं मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलती है, जीवा मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। एक वृत्त के अंदर हम बहुत सारी जीवा बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये 2 बिंदु है, इसको मिलाओ, जीवा बन गई, ये जीवा बन गई, ये जीवा बन गई, बहुत सारी आपको जीवाएं मिलेगी। ठीक है। इस प्रकार से भी आप जीवा खींच सकते हो। ठीक है। तो एक वृत्त के अंदर बहुत सारी जीवाएं आपको मिलेगी। अब ये जो जीवा है वो व्यास कब बनेगी, यानी अगला पॉइंट जो है हमारा वो व्यास है। यानी जीवा एक प्रकार की व्यास ही है, लेकिन वो उसकी कंडीशन क्या है इसको समझना। जैसे मान लो ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र ये है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाया तो ये हमारी क्या बन गई, जीवा बन गई। क्या बन गई, जीवा बन गई। लेकिन अगर मैं वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु इस प्रकार से लेता हूं कि वो दोनों बिंदु जो है कहाँ से गुजरे, अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूं तो वो जो रेखाखंड है वो कहाँ से होकर गुजर रहा है, केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो इस स्थिति में ये जो जीवा है इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। यानी ये एक प्रकार की जीवा ही है, लेकिन ये कहाँ से गुजर रही है, केंद्र से गुजर रही है, तो इसको हम व्यास भी कहेंगे। इसको हम व्यास नहीं कहेंगे क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। ठीक है। और एक वृत्त के अंदर हम बहुत सारे व्यास खींच सकते हैं। एक वृत्त के अंदर हम बहुत सारे व्यास खींच सकते हैं, यानी अनंत व्यास खींच सकते हैं। कंडीशन ये है कि व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है।
और ये जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, बाकी इससे सब छोटी जीवाएं होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि एक वृत्त के अंदर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो आप अनंत व्यास खींच सकते हो इसके अंदर। अगला पॉइंट है चाप। अब चाप को समझो। तो देखो, जब हम एक वृत्त बनाते हैं तो हम जानते हैं कि इसकी परिधि पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। इसमें से मैं दो बिंदु ले रहा हूँ, एक बिंदु ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों बिंदुओं को नहीं मिला रहा हूँ, मिला नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है यानी परिधि का हिस्सा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। समझ आया? ये जो वक्र आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अब अगर मान लो मैं एक जीवा बना भी लेता हूं तो ये तो क्या होगी, जीवा ए बी, जीवा ए बी, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला है ए बी, इसको हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। और चाप को हम कैसे लिखते हैं, ए बी चाप, ये चाप का निशान है, ठीक है। ये हमारा ए बी चाप हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो ए बी जीवा है वो इस वृत्त में दो प्रकार के चाप बना रही है। एक तो बना रही है लघु चाप, यानी छोटी चाप जो होगी इसको हम लघु चाप बोलेंगे, ये हमारी लघु चाप हो गई, ठीक है। और दूसरी देखो ये वाली दीर्घ चाप होगी, ये हमारी क्या हो गई, दीर्घ चाप हो गई, ठीक है। तो चाप भी हमें दो प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। एक जीवा जो होगी वो दो चाप बनाएगी, एक तो लघु चाप, दूसरा दीर्घ चाप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो होगा लघु चाप, लघु चाप, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे देखो मैंने एक जीवा ऐसी खींची जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरी और उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ भी हमें दो बिंदु मिलेंगे, सी और दूसरा डी, ठीक है। अब अगर मैं इन चाप को मापना चाहूँ, सीधी चाप, तो यहाँ सीधी चाप जो है वो ये जो दूसरा चाप है ना, यहाँ मान लो एक बिंदु और ले लेता हूँ ओ, सी ओ डी, ये सी ओ डी चाप के क्या है, बराबर है। यानी ये ऊपर वाला चाप और नीचे वाला चाप दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों चाप बराबर हो जाएंगे तब मैं ना तो लघु चाप बोल सकता हूँ ना दीर्घ चाप बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों चाप क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ऐसी कंडीशन में ये जो चाप बराबर हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अर्धवृत्त मिलता है। यानी जो हमारा अगला पॉइंट है ना, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कब बनता है, जब ऊपर वाला चाप और नीचे वाला चाप बराबर होता है तब अर्धवृत्त बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र से जीवा गुजरती है यानी व्यास का निर्माण हम जब करते हैं तो एक दो हमें अर्धवृत्त मिलते हैं। एक तो ये ऊपर वाला अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, ये वाला वृत्त, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। एक ये नीचे वाला अर्धवृत्त, समझ गए ना। यानी व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, दो आधे वृत्त में बांटता है। अगला पॉइंट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको समझना, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, जब मैं एक वृत्त का निर्माण करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, एक जीवा बना रहा हूँ। मैंने एक जीवा बनाई, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, जीवा हो गई। ये जीवा और ये इसका चाप जो है, ये जो क्षेत्रफल बना रहे हैं यहाँ पर, जीवा और चाप, जीवा और चाप द्वारा घिरा हुआ ये जो क्षेत्रफल है, इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ आया? किसी वृत्त के अंदर जीवा और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। अगला पॉइंट देखो, वृत्तखंड भी दो होते हैं। एक तो देखो ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा ये देखो, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये भी देखो, ये हमारी जीवा हो गई और ये चाप हो गया, तो ये भी क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। लेकिन ये कैसा है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला पॉइंट है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसको हम कहेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कैसे, जैसे यहाँ देखो, समझना इसको भी। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब केंद्र और परिधि पर स्थित हम किसी बिंदु को मिलाते हैं तो हमारी क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। एक त्रिज्या मैं और बना रहा हूँ, ये केंद्र हो गया, ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु हो गया, इन दोनों को मिलाया क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। तो इस त्रिज्या के द्वारा यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक चाप बन रहा है। तो त्रिज्या और चाप के द्वारा
जो क्षेत्रफल हमें मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेंगे। इसमें भी हमें दो प्रकार के जो है क्या मिलते हैं, त्रिज्या खंड मिलते हैं। ये हमारा हो गया लघु त्रिज्या खंड और ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, ये हो गया लघु त्रिज्या खंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। तो बस वृत्त के अंदर खाली हमें सिर्फ इन पॉइंट को समझना है। अगर ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाते हैं तो इसकी जितनी भी प्रमेय है वो हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। समझ गए ना? तो जब प्रमेय समझ में आ जाएगी तो इनके जो प्रश्न उत्तर है वो भी हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना? तो अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा इसको पीछे करो और वापस देखो, क्योंकि इस वीडियो को हमें समझना बहुत ज़रूरी है ना? तो जब तक समझ में नहीं आए तब तक वीडियो आप देखते रहो। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।